गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप क्लास 10। बेटा आज हम आपको जैविक प्रक्रिया का भाग 11 से जो भाग 11 बनता है श्वसन क्रिया में, इस बात को बताएंगे। तो आप इसके पूर्व श्वसन क्या है और श्वासोच्छ्वास क्या है या सांस लेना क्या होता है, इस बात को जाने, उसमें अंतर भी जाने। आज आपको हम बताएंगे, हम चूंकि यह कहते हैं श्वसन एक दहन की क्रिया है, श्वसन एक दहन की क्रिया है और इसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है या उसका कंबक्शन होता है, उसका दहन होता है और उसके उपरांत एनर्जी निकलती है। आप एक सिंपल सा इक्वेशन भी इस तरीके से लिखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो प्रक्रिया है, जो एनर्जी यहाँ बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। दहन के उपरांत क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया ये चल रही है, एक दहन की प्रक्रिया है, श्वसन। तो दहन एक बाहर जो भौतिक फिजिकल दहन है, कंबक्शन है, क्या उस दहन से या श्वसन का दहन भिन्न है कि एक ही है? यहाँ इस बात को भी समझना है। तो सबसे पहले हम तो यह नो डाउट ये कहते हैं इस दहन और उस दहन में अंतर है, लेकिन किन तरीकों से वह एक दूसरे से भिन्न है, चलिए देखते हैं। तो आप एक कॉलम बना लीजिए श्वसन का, अगर इस तरीके से बनाएंगे, और दूसरा कॉलम बना लीजिए दहन का। तो आप देखेंगे कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह जीवधारियों के अंतर्गत होती है। इस टाइप का दहन जो है वो सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन यह एक भौतिक क्रिया है जो कि बाह्य वातावरण में होती है। यह क्रिया बाह्य वातावरण में हो रही है, जबकि यह शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर हो रही है। दूसरी बात, इस प्रकार के दहन के लिए, श्वसन जैसे दहन के लिए आपको बहुत सारे प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता है, बहुत सारे प्रकार के बीकरों की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार के दहन के लिए, जो आप नॉर्मली जिसको आग लगना कहते हैं, इस प्रकार के दहन के लिए किसी भी प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो एनर्जी निकलेगा वो एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप टू स्टेप निकलेगा, पद पद में निकलेगा, और उस पद की एनर्जी एटीपी में बांधी जाएगी, और वह एटीपी में बंधी हुई एनर्जी जो है भविष्य के लिए जीवधारी उससे अपना काम करता है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकलती है वह चरणबद्ध नहीं निकलती है, बल्कि वह एक साथ में एनर्जी निकलती है, और वातावरण में वह एनर्जी जो होती है वह आपका उष्मा और प्रकाश के रूप में डिस्पर्स हो जाती है। तो ये अंतर था आपका श्वसन और दहन में। दूसरी बात, आप सूक्ष्म जीवों में यह भी जानते हैं एक प्रकार का श्वसन होता है जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इस प्रकार के अवायवीय श्वसन में वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वह सूक्ष्म जीव बिना ऑक्सीजन के अपने जो है श्वसन को करते हैं। इस प्रकार का जो श्वसन क्रिया है वह अपूर्ण श्वसन क्रिया होता है, उसमें कंप्लीट कंबक्शन नहीं होता है, इसलिए जो एनर्जी की वैल्यू मिलती है वो बहुत कम होती है, बहुत लिटिल अमाउंट में एनर्जी होती है, तुलना में आपके किसके? ऑक्सी श्वसन की। और इस प्रकार से वहां जो आपका एथिल एल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ये सारी चीजें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है दहन के बाद, वो सारी चीजें बनती है। आज हम आपको बताएंगे कि अभी तो आप यह बात कर रहे थे कि फेफड़े जो होते हैं जिम्मेदार ऑर्गन होते हैं। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आपका जो मेन कह लीजिए
मेन आर्गन के तौर पर श्वसन के लिए फेफड़ा है, लेकिन कुछ और भी ऐसे जंतु हैं जिनमें यह मेन आर्गन नहीं है फेफड़ा, बल्कि कुछ श्वसन के लिए दूसरे मेन आर्गन है। जैसे अगर आप एक्वाटिक एनिमल की बात करें, एक्वाटिक मतलब जलीय एनिमल की बात करें, जो जल में रहते हैं, उस जल में बहुत सारे प्रोटोजोन भी रहते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, तो वो तो एक कोष की जीव हैं। ऐसी दशा में उनका एक ही कोशिका में श्वसन भी लेना करना है, या श्वसन कर लेते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, तो वहां श्वसन अंग के रूप में उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके शरीर की जो सतह है वही काम करती है मेन अंग के आर्गन के रूप में। दूसरी तरफ अगर आप अर्थवर्म की बात करें, जिसे आप केचुआ कह रहे हैं, जो एनिलिडा संघ का जानवर है, उसमें भी स्किन से श्वसन होता है। काकरोच, हाउस फ्लाई हुआ, ग्रासहॉपर हुआ, कीड़े मकोड़े हुए, इनमें आप ट्राइकियल ट्यूब पाते हैं, उससे श्वसन क्रिया होती है। प्राण जिसे आप झींगा मछली कहते हैं, उनमें गिल से होती है। बिच्छू में बुक लंग्स पाया जाता है, क्योंकि उसका जो लंग्स होता है पेज के जैसा खुलता है, इसलिए उसे बुक लंग्स कहते हैं। और वहीं मोलस्क में गिल पाया जाता है। तो ये सारे आर्गन जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो बेटा आपने यह देखा कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग इस तरीके से जो आर्गन है वो काम कर रहा है श्वसन के लिए। फ्रॉग दो तरीके से श्वसन क्रिया करता है, एक लंग्स से भी करता है, वहीं वो स्किन से भी श्वसन करता है। आपकी फिशेस जो हैं वो गिल से सांस लेती हैं, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल से सब लंग्स से सांस लेते हैं। तो ये दशा थी। हम आपको अब ये बता दें कि आप ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन को आपको इसमें पढ़ना है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन होता है। आप यह जानते हैं श्वास क्रिया नॉर्मली एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार या 14 से 15 बार लेता है। वह एक सांस में 2 बातें होती हैं, एक आपका इनहेलेशन और एक आपका एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में जो होता है उस क्रिया में वह व्यक्ति श्वास को अंदर की तरफ खींचेगा, जिसमें ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो अंदर की तरफ नथुने से फेफड़े में जाती है। और जो एक्सहेलेशन होता है उसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने सांस को छोड़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। तो जब वो छोड़ता है तो वो एक्सहेलेशन कहलाता है। और इस प्रकार से इनहेलेशन में जो हमारा बक्षगुहा है इसका आयतन बढ़ता है, जबकि आपका एक्सहेलेशन में बक्षगुहा का आयतन घटता है। तो इस क्रिया के द्वारा वो ब्रीथ करता है इस तरीके से। तो आप सांस जो अंदर लिए वहाँ फेफड़े में जाने के बाद आप ये पाएंगे कि फेफड़े के सेल के ऊपर, जिसे कूपिकाएं कहती हैं, उन सेल को आप कूपिका कहते हैं। लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं दोनों फेफड़ों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से उन कूपिकाओं के ऊपर पतली पतली रक्त की केशिकाएं लपेट के रखी हैं। उन रक्त की केशिकाओं में जो विसरण प्रोसेस के द्वारा आपकी कूपिका से जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ चला जाता है, रक्त में चला जाता है। चूंकि रक्त के पास एक ऐसा पिगमेंट है जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, उस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ लिया जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पकड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो ग्रेडियंट के बदलने के कारण, देखिए जो थोड़ा सा ग्रेडियंट बदलता है उसके बदलने के कारण आप ऑक्सीजन पकड़ेगा। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या बाइंड करता है तो आप उस दशा को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तब आपका रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त होता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से पकड़ता है, जब वो ले जाएगा तो उस सेल के पास या टिश्यू के पास तो ऑक्सीजन दे देगा, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो वहां फिर आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का रूप बना लेता है इस तरीके से।
तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, नाक में 2 छिद्र पाए जा रहे हैं जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, नासिका कहा जा रहा है, नासाछिद्र कहा जा रहा है। तो इससे जब हवा अंदर जाती है तो एक चमड़े से भाग में खुलती है, जो कि एक पट के द्वारा, नासिका पट के द्वारा विभाजित है वो नासिका पट, और उस नासिका द्वार में बाल पाए जाते हैं। वह बाल और उसके दीवार में म्यूकस की लेवलिंग पाई जाती है, म्यूकस की सेल्स पाई जाती है जिससे म्यूकस सीक्रेट होता है। ये दोनों चीजें, बाल और जो म्यूकस होती है, वो हवा के द्वारा वायु में उपस्थित जो धूल के कण इत्यादि या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करना चाहते हैं, वो सब उसी बाल और म्यूकस में चिपक जाते हैं। इस तरीके से जो हवा अंदर जाना है वो शुद्ध ही हवा जाता है। और जो आपकी यहाँ कैविटी है, नेजल कैविटी जिसको आप बोल रहे हैं, वो सेचुरेटेड कर देती है, संतृप्त कर देती है हवा को, जिससे वो आसानी से जा सके। अगली बात ये होती है कि यहाँ से जाने के बाद वो फायरिंग्स में जाता है, जिसे आप ग्रसनी कहते हैं। तो चूंकि यह तो एक कॉमन जगह है ग्रसनी, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका ग्रसनी जो है लगभग 5 इंच लंबा है, मुड़ा हुआ थोड़ा सा संरचना है, जिसमें आप पाएंगे कि बोथ उसमें हवा और भोजन जाने का सेम रास्ता है। यहाँ से आने के बाद वो नीचे ग्लॉटिस मिलती है जिसे आप कंठ कहते हैं। तो अब ये ग्लॉटिस जो है फायरिंग से लीड इनटू उसोफेगस, और उसके बाद एंट्रैकिया, उसके बाद ये ट्रैकिया जो ओपन होता है, जिस उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय ए कार्टिलेजिनस लीड, उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस लीड लगा होता है जिसे हम ईपीग्लॉटिस कहते हैं। वह ईपीग्लॉटिस फूड पाइप की तरफ रहती है, हमेशा बंद रखती है, और आप आसानी से सांस लेंगे तब तक जाता रहेगा। लेकिन जब आप खाना निगलना चाहते हैं उस समय वो ईपीग्लॉटिस उलट करके, तंत्रिका के माध्यम से उसको जानकारी हो जाती है, उलट करके कहाँ आ जाती है, आपके ग्लॉटिस की तरफ उसको आकर के ढक लेती है, और इस तरीके से रास्ता किसको प्रोवाइड कर देती है, भोजन को आहार नाल में जाने का रास्ता देती है। तो यह तो आपकी बात हो गई ईपीग्लॉटिस की। कारण उसके बाद ये लैरिंग्स पाया जाता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो यह लैरिंग्स जो वो कार्टिलेज का ही बना स्ट्रक्चर है, जिससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको बोलने में मदद मिलता है। और ये आपका ये अपर टॉप ट्रैकिया के अपर टॉप पार्ट पर पाया जाता है। तो इसके बाद वाली बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एयर इंटर करता है और क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।